कहानी की शुरुआत में हम 9 ड्रैगन्स को देखते हैं जो एक शानदार बग्गी को एक छिपे हुए आइलैंड पर ले जा रहे थे। ये आइलैंड आसमान में बादलों के ऊपर तैरता है और लोगों का मानना है कि वहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार छुपा हुआ है और अगर कोई भी उसे हासिल कर ले तो वो भगवान बन जाएगा जिसके पास आसमान और जमीन तक को तोड़ने की ताकत होगी। हर 10 लाख साल में सिर्फ एक बार ऐसा इंसान प्रकट होता है जो इतना ताकतवर हो जाए। इसी दौरान लू शेंग नाम के एक तलवारबाज को उसके सम्राट ने ये जिम्मेदारी दी कि वो आइलैंड पर जाने के लिए सबसे ताकतवर योद्धाओं को ढूंढे। इन योद्धाओं को चुनने के लिए लू शेंग ने एक टेस्ट रखा जिसमें उसने अपनी जेब से एक छोटी सी जेड बॉल निकालते हुए कहा कि जो भी उसके हाथ से ये जेड बॉल छीन लेगा उसे हिडन आइलैंड पर जाने का मौका मिलेगा। ये बात सुनते ही कई योद्धा अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे तो आए, लेकिन लू शेंग इतना जबरदस्त तलवारबाज था कि वो एक साथ कई योद्धाओं को संभाल सकता था। तभी ज़ुकोंग नाम का एक योद्धा सामने आया जो काफी ज्यादा फुर्तीला था और उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में इस जेड बॉल को हासिल करके रहेगा। पर जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था, जेड बॉल अचानक उड़कर पास के एक गांव की तरफ चली गई और ये देखते ही सारे योद्धा बिना वक्त गवाए उसका पीछा करने लगे। ज़ुकोंग पूरी रफ्तार से उस जेड बॉल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था तभी एक और योद्धा ने उस पर हमला कर दिया। पर तभी उसने देखा कि एक बैलगाड़ी एक मासूम बच्चे को कुचलने ही वाली थी कि तभी ज़ुकोंग ने बिना सोचे समझे उस बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगा दी। अब कुछ योद्धाओं को लग रहा था कि ज़ुकोंग ने जेड बॉल की जगह उस बच्चे को बचाकर बिल्कुल बेवकूफी वाला काम किया है, लेकिन असल में उसने बच्चे की मदद करने से पहले ही जेड बॉल को पकड़ लिया था। पर तभी यूकी नाम का एक दूसरा योद्धा इस लड़ाई में कूद गया। असल में यूकी के पास एक जादुई अंगूठी और कंगन थे जिनसे वो आसपास की चीजों को कंट्रोल कर सकता था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पीछे से ज़ुकोंग पर वार किया और जब वो अपना बचाव नहीं कर सका तो यूकी ने उससे जेड बॉल छीन ली। असल में लू शेंग सम्राट का दूसरा बेटा था। उसके बड़े भाई का नाम था लुओ और वो दोनों ही हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर बनने की होड़ में लगे रहते थे। वो दोनों भाई उस छिपे हुए आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके पिता सम्राट लू ने ड्रैगन स्वॉर्ड लुओ को दी क्योंकि उनके मुताबिक वो उसके ज्यादा काबिल था। उधर जब ज़ुकोंग बेहोश पड़ा था तो उसे अपना अतीत याद आने लगा। असल में वो अनाथ था जिसे एक बहुत ही नामी लोहार ने कुछ दूसरे अनाथ बच्चों के साथ पाला था। लोहार ने ज़ुकोंग के अंदर काबिलियत देखी और उसे शहर में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए भेजा। यह आसान नहीं था क्योंकि मास्टर और बाकी अनाथ बच्चों को ज़ुकोंग की पढ़ाई के बदले में 10 लाख तलवारें बनानी पड़ी थी। फिलहाल ज़ुकोंग घायल पड़ा था, लेकिन अब उसके भाई बहन उसकी मदद के लिए आ गए थे। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ज़ुकोंग को हिडन आइलैंड पर पहुंचा कर रहेंगे। दूसरी ओर अलग अलग जगहों से आए हुए योद्धा एक पोर्टल पर इकट्ठा हो रहे थे जो उन्हें छुपे हुए आइलैंड तक ले जाएगा। वहाँ हम केसी नाम की एक महिला योद्धा को देखते हैं जिसके साथ 4 गार्ड्स को भेजा जा रहा था। उन्होंने पोर्टल को एक्टिवेट किया और सारे योद्धा उस छिपे हुए आइलैंड पर पहुंच गए। ज़ुकोंग के भाई बहन दूर खड़े होकर उन योद्धाओं को जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने तुरंत ही ज़ुकोंग को जगाया जो उन्हें वहाँ देखकर काफी हैरान था। उन्होंने उसे जल्द से जल्द शहर में चोरी छुपे घुसकर पोर्टल तक पहुँचने का कोई सीक्रेट तरीका ढूंढने को कहा ताकि वो सब मिलकर छुपे हुए आइलैंड तक जा सकें। ज़ुकोंग ने अपने भाई बहनों को रोकने की कोशिश की मगर उसके भाई ने उसे समझाया कि तुझे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए 10 लाख तलवारें बनाई हैं हमने, सिर्फ इसीलिए ताकि ज़ुकोंग उस महान हथियार को हासिल कर सके। अगर ज़ुकोंग नाकामयाब रहा तो उनकी सारी मेहनत बेकार ही समझो। इसलिए वो चोरी छिपे शहर में घुस ही गए। ज़ुकोंग किसी तरह पोर्टल तक पहुंच तो गया, लेकिन वहां मौजूद 2 गार्ड्स ने उसे कमजोर बताते हुए वहां से जाने को कहा। तभी उसके भाई बहन वहां पहुंच गए और उन गार्ड्स को हराने के बाद उन्होंने पोर्टल को एक्टिवेट किया और छुपे हुए आइलैंड की तरफ बढ़ गए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो हर तरफ लाशें देखकर दंग रह गए। पता चला कि उनसे पहले आए योद्धा उस महान हथियार को पाने के लिए आपस में लड़ पड़े थे और लुओ ने उन सभी योद्धाओं को मार दिया था ताकि हथियार उसके पास आ जाए। लुओ ने ज़ुकोंग और बाकी लोगों को भागने को तो कहा, लेकिन उनके पीछे से अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से हमला कर दिया जिसमें ज़ुकोंग घायल हो गया। जब लुओ ने दूसरा हमला किया तो ज़ुकोंग का एक भाई आगे आ गया और ज़ुकोंग की जान बचाते हुए वो खुद मारा गया। इसी अफरा तफरी के बीच ज़ुकोंग की बहन ने उसे उनके गुरु का हरा चाकू पकड़ाते हुए वहां से भागने को कहा, लेकिन जैसे ही ज़ुकोंग जाने वाला था लुओ ने फिर अपनी तलवार से हमला कर दिया। मगर तभी अचानक उनकी मदद करने के लिए लू शेंग वहां आ गया और उसने ज़ुकोंग और बाकी लोगों को वहां से जाने को कहा। लू शेंग भी उस महान हथियार को पाना चाहता था और उसने पूरी ताकत लगाकर अपने भाई से लड़ना शुरू कर दिया। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में लू शेंग ने लुओ को मार गिराया।
और उससे वो ड्रैगन स्वॉर्ड ले ली। उधर गुफा में सुकोंग अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था और अब उसे लग रहा था कि जो कुछ भी वो कर रहे थे सब बेकार निकला, क्योंकि वो उस महान हथियार को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस वक्त उसने वो हरा चाकू पकड़ा हुआ था और तभी अचानक उसे भविष्य की एक झलक दिखाई दी, जहाँ उसने देखा कि धरती तबाह हो रही थी। जिस पर उसकी बहन शोशो ने उसे समझाया कि उनके मास्टर का ये हरा चाकू बहुत खास है। उसे एक मीटियोर के पत्थर से बनाया गया था और वो सुकोंग को भविष्य दिखा सकती थी। उसने सुकोंग को समझाने की बहुत कोशिश की कि उन्हें किसी भी हाल में आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर वो हथियार किसी गलत हाथ में पड़ गया तो अंजाम वैसा ही होगा जैसा उसने अभी देखा है। उनके मास्टर को सुकोंग में हमेशा कुछ खास दिखता था और इसी वजह से शोशो को उस पर पूरा यकीन था कि वो दुनिया को बचा सकता है। तभी सुकोंग के एक भाई ने डरते हुए बाकी लोगों को गुफा के अंदर पत्थर बने इंसानों के बारे में बताया और जैसे ही उसने एक हाथ को छुआ तो वो अपने आप हिलने लगा, जिसके बाद उन्हें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि केसी थी। वो हाथ खुद ब खुद जाकर उसके शरीर से जुड़ गया और वो फिर से ठीक हो गई। ये देखकर सुकोंग और बाकी सभी काफी बुरी तरह घबरा गए और गुफा से बाहर भागे। उस वक्त बाहर बर्फ गिरने लगी और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था कि तभी यूकी नाम का एक योद्धा चिल्लाता हुआ उनके पास आया और उन्हें जान बचाकर भागने को कहा। और तभी अचानक एक भयानक राक्षस उनके सामने आ गया। वो बेहद खतरनाक और ताकतवर था। सुकोंग और उसके भाई बहनों ने मिलकर उस राक्षस का सामना करने का फैसला किया। सुकोंग उस राक्षस पर चढ़ गया और अपने भाइयों को दूर हटने को कहा। उस राक्षस ने एक अजीब सी रोशनी छोड़ी। सुकोंग के भाई बहनों में से एक उस बीम की चपेट में आ गया और अचानक से वो पत्थर की तरह जम गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने गुफा में लोगों को जमे हुए देखा था। उस राक्षस ने उसकी पूरी ऊर्जा को चूस लिया। अभी शोशो ने वही हरा चाकू निकाला। न जाने क्यों वो राक्षस उस चाकू से डर रहा था और तभी अचानक उसने शोशो को उठाकर दूर फेंक दिया और इसी बीच वो चाकू भी किनारे पर गिर गया। तभी सुकोंग वो हरा चाकू लेकर राक्षस के पीछे तो गया और उस राक्षस ने उसे भी फेंक दिया। उनमें से हर किसी ने उस राक्षस को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और जब सुकोंग ने अपने भाइयों को मरते हुए देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी पूरी जान लगाकर उस राक्षस पर हमला कर दिया और आखिरकार उसे मारने में कामयाब हो गया। इसके बाद उस राक्षस की पूरी ताकत सुकोंग के शरीर में आ गई। अब सिर्फ सुकोंग, शोशो और उसके भाइयों में से सिर्फ एक ही बचा था। इस बीच यूकी काफी ज्यादा डर गया था और धरती पर वापस जाना चाहता था, लेकिन पोर्टल उन्हें वापस जाने नहीं दे रहा था। जिस पर शोशो कहने लगी कि अगर उन्हें धरती पर वापस जाना है तो उन्हें वो खास हथियार हासिल करना ही होगा। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी जो पास से ही आ रही थी। असल में ये केसी के साथ आए वो 4 योद्धा थे जिनके पास अदृश्य होने की ताकत थी और उन्हीं चारों ने सुकोंग और उसके साथियों को पकड़ लिया। जिसके बाद केसी उनके सामने आई। सुकोंग ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अकेले उस हथियार को नहीं पा सकेगी और अभी के लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर केसी ने अपने गार्ड्स को सुकोंग और बाकी लोगों को मारने से रोक दिया। तभी अचानक पहले की तरह ही और अजीबोगरीब जानवर आ गए और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। भले ही उनके पास इनविजिबल होने की ताकत थी, लेकिन फिर भी उन जानवरों ने केसी के 2 गार्ड्स को मार गिराया। तभी केसी ने एक दरवाजा खोला, लेकिन उसके आगे कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक गोल पत्थर का प्लेटफॉर्म था जो खाई के ऊपर लटका हुआ था। उसी समय उन जानवरों में से एक ने अपना सीना खोलकर उन पर हमला किया, लेकिन तभी केसी के गार्ड ने सबको बचाने के लिए एक शील्ड बनाई। लेकिन फिर भी इस हमले की ताकत से वो सभी उस गोल पत्थर पर जा गिरे। अचानक वो पत्थर टूटने लगा, लेकिन सुकोंग अपने भाई बहनों को खोने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसने शोशो का हाथ पकड़ा और बाकी सबको भी अपनी ताकत से लपेट लिया और फिर उन्हें टेलीपोर्ट करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। सुकोंग की वजह से ही सबकी जान बची थी, इसीलिए केसी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने साफ सीधे तौर पर कह दिया कि जैसे ही वो हथियार मुझे दिखा तो मैं उसे अपने लिए हासिल करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद वो लोग एक कमरे में गए जहां उन्हें अजीब सी लाशें मिली जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। केसी को लगा कि हो सकता है इनमें से एक मास्क ही वो खास हथियार हो, पर जैसे ही वो आगे बढ़ी तो कमरे का माहौल बदल गया। सुकोंग ने केसी को समझाने की कोशिश भी की कि ये कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है, इतनी आसानी से उस हथियार तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उस हथियार तक पहुंचना इतना आसान नहीं होना चाहिए। तभी अचानक खुद केसी के गार्ड ने ही उस पर हमला कर दिया ताकि वो उस हथियार को अपने लिए पा सके। पर जैसे ही गार्ड ने उस मास्क को हाथ लगाया तभी उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया और वहीं उस मास्क ने गार्ड को जलाना शुरू कर दिया और तब तक जलाता रहा जब तक सिर्फ राख नहीं रह गई।
अचानक छत भी नीचे आने लगी, जिसे देखकर सब घबरा गए। पर तभी सुकोंग की नजर फर्श पर बने 5 अजीब से सर्कल्स पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वो समझ गया कि अगर वो सभी एक एक गोले में जाकर खड़े हो जाएं तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन अगर एक भी गोला खाली हुआ तो दरवाजा फिर से बंद हो जाएगा। फिर यूकी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कमरे में मौजूद मूर्तियों को एक एक गोले में रख दिया, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि कमरे में सिर्फ 4 ही मूर्तियां थी और दरवाजा खोलने के लिए उन्हें 5 की जरूरत होगी। यूकी बाकी सब के लिए अपनी कुर्बानी तक देने को तैयार था, लेकिन सुकोंग ने ऐन वक्त पर अपनी ताकत से उसे बाहर खींचकर उसकी जान बचाई। सब शांत होने के बाद शोशो ने अपना हरा चाकू सुकोंग को दे दिया, क्योंकि उसे लगा कि सुकोंग ही उसका असली हकदार है। इसी बीच केसी ने अपनी शक्तियों की मदद से अपने घाव ठीक किए। इसके बाद वो सभी लोग एक बहुत बड़े बंद दरवाजे के सामने खड़े थे, जिस पर 3 चमकते हुए निशान थे। केसी ने बताया कि इस दरवाजे के पार ही उन्हें वो हथियार मिलेगा। अफवाह थी कि जो भी उस हथियार को हासिल कर ले बेहद ताकतवर बन जाएगा। उन्होंने दरवाजे को खोलने की जी तोड़ कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी लूशैंग भी वहां पहुंच गया, जिसने केसी के आखिरी बचे हुए गार्ड को भी मार दिया, जिसके बाद एक चमकता हुआ निशान बुझ गया। लूशैंग ने उन्हें बताया कि दरवाजा खोलने के लिए उन्हें 3 लोगों की बलि की जरूरत है, और इसी वजह से उसने उन्हें पहले भागने दिया था, क्योंकि लूशैंग उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, और उसे अभी भी 2 और लोगों को मारने की जरूरत थी। लूशैंग ने उन पर हमला किया, लेकिन फिर ऐन वक्त पर सुकोंग ने बीच में आकर शोशो, केसी और यूकी को बचा लिया। लेकिन दुख की बात ये थी कि लूशैंग ने उसके आखिरी बचे भाई को भी मार डाला, और सुकोंग की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपने भाई को बचा न सका। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें अब भी एक बलि की जरूरत थी, जिसके बाद सुकोंग ने उस हरे चाकू की मदद से लूशैंग का सामना किया, लेकिन लूशैंग ने अपनी ड्रैगन तलवार निकालकर सुकोंग पर कई वार किए, जिसके बाद आखिरकार सुकोंग मारा गया। अचानक दरवाजा खुला, जिसके बाद शोशो तुरंत हरा चाकू पकड़े हुए अंदर दौड़ गई। इसी बीच बाहर यूकी ने लूशैंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आसानी से बचता हुआ शोशो के पीछे अंदर चला गया। जैसे ही शोशो उस हथियार को नष्ट करने वाली थी, लूशैंग ने ड्रैगन तलवार से उस पर हमला करके उसे बाहर फेंक दिया, और दरवाजा फिर से बंद हो गया। अंदर लूशैंग ने उस खास हथियार को लिया, जो एक मास्क जैसा दिखता था। उसे पहनते ही अचानक मास्क ने लूशैंग के चेहरे को पूरा ढक दिया, और कोई अजीब सी चीज उसके शरीर पर कब्जा करने लगी। इसी दौरान बाहर कई राक्षस प्रकट हुए और दरवाजा फट गया। कमरे से जब लूशैंग बाहर निकला तो केसी उसे देखकर बेहद डर गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो लूशैंग नहीं बल्कि डीमन किंग है। असल में डीमन किंग ने उस महान हथियार के बारे में झूठी कहानी बनाकर योद्धाओं को वहां बुलाया था, और उसका प्लान था उनकी शक्तियों को इस्तेमाल करके खुद को फिर से जिंदा करना। और अब जब डीमन किंग वापस आ गया है तो उसे दुनिया तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी अचानक धरती हिलने लगी और एक बहुत बड़ा भूकंप आया, क्योंकि अब डीमन किंग अपनी शक्ति की मदद से इस हवा में तैर रहे आइलैंड को सीधा धरती पर गिराकर सबको खत्म करना चाहता है। लेकिन केसी समझ गई कि डीमन किंग की ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है, और इसीलिए उसने यूकी और शोशो को उसे बचाने के लिए कहा, क्योंकि अब वो अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके सुकोंग को वापस जिंदा करने वाली थी। नीचे सम्राट लू और होली किंगडम के सभी योद्धाओं ने अपनी तलवार आसमान की ओर फेंक दी, जिसके बाद तलवारों ने मिलकर एक शील्ड बना दी। वहीं आइलैंड पर यूकी ने पत्थरों से एक शील्ड बनाई थी ताकि वो राक्षसों को दूर रख सके। वो अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत के साथ जूझ रहा था, और आखिर में यूकी ने खुद को कुर्बान करते हुए सामने वाले पुल को ही उड़ा दिया। उधर केसी ने अपनी आत्मा सुकोंग को इस उम्मीद में दे दी कि वो वापस जिंदा होकर डीमन किंग से दुनिया को बचा सके। सुकोंग का दिल फिर से धड़कने लगा, पर उसे होश एक अजीब सी जगह पर आया, जहाँ एक रहस्यमयी आदमी पहले से ही मौजूद था, जिसने सुकोंग को बताया कि उसे दुनिया को बचाना ही होगा, क्योंकि अभी उसके मरने का वक्त नहीं आया है। सुकोंग के सवाल करने पर उस आवाज ने उसे बताया कि सिर्फ एक भगवान ही डीमन किंग को हरा सकता है। ये बात सुनकर सुकोंग उलझन में पड़ गया, क्योंकि हजारों सालों से कोई भगवान उनकी रक्षा करने नहीं आया था। अब तो उसे बस खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। अचानक उस आदमी ने अपना चेहरा दिखाया, और वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ सुकोंग ही था। इसके बाद उसने बताया कि 1000 साल बाद सुकोंग एक भगवान बनेगा, और जो समस्याएं वो अभी झेल रहा है उन्हीं से उसके शरीर में इतनी ताकत आई। तभी सुकोंग को होश आ गया, और वो सबसे पहले शोशो को वापस धरती पर उसके घर ले गया, लेकिन अब वो और ज्यादा ताकतवर बन गया था। इसके बाद सुकोंग फिर से हिडन आइलैंड पर उड़कर गया, और उसने अपना हरा चाकू उठाकर वहां मौजूद सभी राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। साथ ही उसने उन सबकी शक्तियों को अपने अंदर खींच लिया। उधर डीमन किंग ने सुकोंग को अपने साथ मिल जाने को कहा, लेकिन सुकोंग ने इसके लिए साफ मना कर दिया।
इसके बाद उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें सुकोंग का हरा चाकू तक टूट गया। वो दोनों लगातार लड़ते रहे और इसी बीच डीमन किंग ने वादा किया कि सुकोंग तो बस एक नॉर्मल सा इंसान है, वो 100 जन्म भी ले ले तो उसे हरा नहीं सकता। इसके बाद डीमन किंग ने एक बहुत ही बड़ा हथियार निकाला, जिसकी मदद से उसने सुकोंग को मारकर हवा में उड़ा दिया। लेकिन हवा में उड़ते हुए सुकोंग की ताकत और ज्यादा बढ़ गई और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए डीमन किंग को 1000 साल फ्यूचर में भेज दिया। फ्यूचर में भी डीमन किंग धरती पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन सुकोंग जब एक भगवान बन चुका था, उसने डीमन किंग को बड़े ही प्यार से चुटकी बजाते ही राख में बदल दिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।